जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग वाले मॉडल पेपर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए मॉडल पेपर नंबर 8 आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों को कंप्लीट करें, आज का मॉडल पेपर नंबर 18वां आपका होगा। अगर वॉल्यूम 1 को देखा जाए तो मॉडल पेपर नंबर 8वां होगा। गाइस, इसके पहले वॉल्यूम 2 के 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम वॉल्यूम 1 मॉडल पेपर, वॉल्यूम 2 मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसके पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेज है वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप ये बात जानते हो कि बेहतरीन टॉपिक है। अगर कहा जाए मेरे भाई, अभी लेटेस्ट में देखा जाए जो आपका 17-18 फरवरी को 4 पालियों में पेपर हुआ, इन चारों पालियों को मिला लिया जाए तो 52 प्रश्न आपके पूछे गए थे जो मेंटल एप्टीट्यूड या मानसिक अभिरुचि के ही पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मानसिक अभिरुचि की सभी क्लास देख लेना। और इसमें आपका 2 टॉपिक और बचा है मानसिक अभिरुचि में। गाइस, मैंने आपके सभी टॉपिक करवा दिए, जो सिलेबस में दिया गया था वो मैंने आपके सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपका 2 टॉपिक बचा है, और वो 2 टॉपिक कौन सा बचा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका जो बचा है वो बचा है मानसिक दृढ़ता, यानी कि आपका जो मानसिक दृढ़ता ये बचा है, और अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, और दूसरा आपका बचा है वो है जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता। यानी 3 टॉपिक कुल मिलाकर के आपके मानसिक अभिरुचि में बचे हैं। उसके बाद हम अपने वो भी जो सेक्शन दिया गया है मेंटल एप्टीट्यूड का वो भी खलास कर पाएंगे। बाकी मेरे प्यारे भाई, जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है ये भी अपना मॉडल पेपर नंबर 8वां चल रहा है। 2 मॉडल पेपर इसमें भी आपके बचे हैं। इसके बाद हम 20 मॉडल पेपर कर चुके होंगे। तो बेहतरीन तरीके से क्लासेस आपकी हो रही हैं। आप सभी क्लास का फ़ायदा उठाते हुए हर एक क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर पहले से, मॉडल पेपर नंबर 8 के। सवाल नंबर पहला आपके सामने, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। सवाल है कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक गया लिखा है, ठीक है। बताइए, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, द्रविड़ शैली जो है ये आपके दक्षिण भारत से संबंधित है। जैसे कहा जाए जो मंदिर बनते हैं आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के साइड में, वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। और जो मध्य क्षेत्रों में बनते हैं जैसे मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, वो आपका बेसर शैली में बनता है। हमसे पूछा गया अयोध्या में, अयोध्या अपना उत्तर भारत में आता है तो यहाँ पे नगर शैली में होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने। अयोध्या सिटी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर? उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर जानता है ये। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सरयू। देखिए, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अगला है कि बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। धमेक स्तूप जो है कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, गौतम बुद्ध जी ने उपदेश कहाँ पर दिया था? ये बात आप जानते हैं कि सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, और सारनाथ में ही धमेक स्तूप है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्र अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना टीम में पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट के रूप में किसने भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। अगला सवाल, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदस्यों की जो कुल संख्या है, ये सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, यानी कि कहा जाए तो 10वां भाग होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/10। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक राजकीय खेल है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर जानता ही है। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी जो है ये उत्तर प्रदेश का एक राजकीय खेल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, ये आप हमें बताएंगे। हालांकि कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी खेल नहीं है, लेकिन मान्यता है कि हॉकी को माना जाता है। ओके, अगला सवाल,
किसी कर्मचारी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास एथिकल हैकिंग का कौन सा मोड कहलाता है? राइट उत्तर हो जाएगा, इसे हम कहते हैं लोकल नेटवर्किंग या फिर स्थानीय नेटवर्किंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? देखिए, कुल मिलाकर के कहा जाए तो 8 क्लासिकल डांस हैं, यानी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और 8 शास्त्रीय नृत्य में उत्तर भारत के नृत्य की बात की जाए तो वो कथक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? राइट उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। देखिए, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी जो है आपका ये है केरल का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। कुचिपुड़ी जो है आपका ये आंध्र प्रदेश का, केरल नहीं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। केरल का आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक रामपुर घराने से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक रामपुर घराने से संबंधित हैं, जिन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा 1968 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। यानी कि जो संगीत हैं, संगीत में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले, संगीत में सबसे पहले पद्म भूषण पाने वाले, पद्म विभूषण पाने वाले और 1968 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाले, ये कौन है? और वो भी रामपुर घराने से संबंधित हैं। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित रविशंकर जो एक सितार वादक हैं। राइट उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन पंडित रविशंकर। अगला सवाल देखिए, मैं आपको बता दूं कि वादक और वाद्य यंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में आता है, और वादक और वाद्य यंत्र के जो सवाल हैं मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर आपको वीडियोज मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? कहने का मतलब यह है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पे कहेंगे वो हो जाएगा आपका लयन काय को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा लयन काय को। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? राइट उत्तर हो जाएगा प्रियंका दुबे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक प्रियंका दुबे के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि वायरस का पूर्ण रूप क्या है, या फिर कहा जाए वायरस का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। राइट उत्तर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संगठन नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संगठन नहीं है, यानी कंडेंसेशन कौन इसमें नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ओस, कोहरा, पाला ये आपका संगठन है, जबकि धुआं जो है संगठन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4th ऑप्शन, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है सिंध में है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लायर एंड प्रिवेंट्स कोरिजन? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन। सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 का सदस्य इसमें कौन नहीं है? देखो, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की ये G20 का सदस्य है। सिंगापुर जो है, सिंगापुरी जो है आपका ये G20 का सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तेल या फिर पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, या फिर पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में।
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत में। अगला सवाल आपके सामने कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था। देखिए पहली बार जनगणना का आयोजन जो है भारत में कब किया गया था, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1872 में, यानी 1872 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1872 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन द हिमालयाज। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी, जबकि यमुना, झेलम, गंगा का उद्गम स्थल जो है ये हिमालय है। आगे बढ़ते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। आपको बताना है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसके ऑक्साइड के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। अगला सवाल आपके सामने कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका संगठन किया था। यानी 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका संगठन यह किया या फिर किसका गठन किया। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांबर झील है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर सवाल है। सांबर झील किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर जो है ये राजस्थान में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी किन देशों के बीच सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। यानी कि जो एसएसबी है किन दो देशों के बीच लग रही है या फिर किन दो देशों के बीच की सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मानी जाती है एसएसबी, जिसका फुल फॉर्म होता है ये होता है सशस्त्र सीमा बल। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर वी। ये आपका हो जाएगा भारत, नेपाल और भूटान के मध्य, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझने के बाद आंसर दीजिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27। राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर और पिपरी के मध्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन मिर्जापुर और पिपरी के मध्य, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 जून को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन 5 जून को। अगला है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 29। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। राइट उत्तर हो जाएगा नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। आपको बताना है इसमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। समझने के बाद आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। मेरे प्यारे भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जबकि कहा जाए बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बीबी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि FERA का पूर्ण रूप क्या है या फिर कहा जाए FERA का पूरा नाम क्या है या फिर FERA का फुल फॉर्म क्या है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2nd ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 30 क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2005 में। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2005 में बनाया गया एक निःशुल्क वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब यह है कि वीडियो शेयर करने के लिए एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है और 2005 में इसका गठन किया गया। वो कौन सा है। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यूट्यूब। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन यूट्यूब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राइट उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 चंपारण सत्याग्रह किस संबंधित है।
चंपारण सत्याग्रह जो है किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंडिगो कल्टीवेशन से, यानी कि नील की खेती से। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 36। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। पेरू की राजधानी क्या है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरू की राजधानी क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लीमा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा लीमा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है या फिर कहा जाए भारत विभाजन, ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे आपका जो है 39 ये आ जाता है मैथ। तो मैथ और रीजनिंग जो है ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, या फिर कहा जाए जब मैं आपके मैथ और रीजनिंग के सेट को कंप्लीट करवाऊंगा तो मैं आपके इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि अभी जो अपनी सीरीज चल रही है जीके एंड हिंदी की चल रही है और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रीजनिंग और मैथ जो है ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। वॉल्यूम नंबर 2 के मॉडल पेपर नंबर 1 का रीजनिंग मैथ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, अदरवाइज मैं इसका जो PDF है ये टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल नहीं लगते हैं तो टेलीग्राम चैनल बना है यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 डाउट ग्रुप, वहाँ पे आप अपना डाउट शेयर करिए। जो सवाल नहीं लगते हैं वहाँ पे सवाल जो है शेयर करिए। अगर गाइस हमें टाइम मिलता है तो मैं उसका आंसर बताऊँगा, नहीं टाइम मिलता है तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो आपको उसका आंसर बता पाएंगे। तो इस वजह से आप उस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। सारे वीडियो सारे टेलीग्राम सब कुछ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लिया करिए। चलिए बढ़ते हैं हिंदी के सवाल की तरफ। हिंदी के सवाल में पहला सवाल, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 114 है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण इसमें कौन सा है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऊ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊ। अगला सवाल है कि अल्पप्राण ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजनों के वर्गीकरण में किस वर्ग से संबंधित हैं? देखिए अल्पप्राण ध्वनियाँ वही ध्वनियाँ होती हैं जो बोलते समय या फिर जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, उन्हें हम कहते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है। तो राइट क्या हो जाएगा? पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय मुख से ज़्यादा वायु निकले, यानी ज़्यादा हवा निकले, वो हो जाएंगे महाप्राण। महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो यहाँ पे हमसे अल्पप्राण पूछा गया, राइट होगा पहला तीसरा पांचवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ण है जिनके 2 उच्चारण स्थान नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 116 सही आंसर हो जाएगा झ। झ जो है आपका इसका केवल और केवल एकमात्र उच्चारण स्थान है, वो है तालव्य। जबकि कहा जाए ओ ए व ये सब आपके 2 उच्चारण स्थान से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? कहने का मतलब है कि विराम चिन्ह के दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 117 समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रोध चाहे जैसा, क्रोध के आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चिन्ह या विस्मयाद चिन्ह लगना चाहिए, तो पहला गलत। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ठीक है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो, यहाँ पे 4 भी गलत है, यहाँ पे 3rd भी गलत है। राइट उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य वह वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पे आश्रित हों। जैसे मैंने परीक्षा दी पर मैं फेल हो गया, इसको देखिए मैंने परीक्षा दी पर मैं फेल हो गया, यहाँ पे ये मिश्र वाक्य नहीं है। 2 जोड़ी जूते में तो तुम कोई भी ले लो, यहाँ पे आपका सरल है। अपनी अलमारी में से उसने कई मित्र बुला लिए, ये भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखिए अपने मिलनसारी अलमारी नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर सवाल जो है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। हम लोग बाहर गए किस पे आधारित है या किस पे आश्रित है? सवेरा होने पे। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये आपका जो है मिश्र वाक्य है। दिया गया ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया ई बुक लाया गया है, जिसका नाम है रामबाण ई बुक, जिसमें आपको जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस बेस्ट ट्रिक के साथ, इसके अलावा ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। खास बात यह है कि स्पेशल फॉर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए है। और दूसरी खास बात यह है कि इमेज और कलरफुल के साथ है। तीसरी खास बात यह है कि पूरे सिलेबस को कवर कर रही है। और चौथी खास बात यह है कि फिर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ई बुक जो है पूरे 418 पेज की है। मेरे प्यारे भाई, इस पर अभी 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है।
आपको ये ई बुक जो है मात्र 39 की अभी मिल रही है। अगर आप इस ई बुक को बाद में लेंगे तो आपको 99 पे करना पड़ेगा। तो गाइस अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए, मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को अपने पास ले जाइए। अब मैं इस ई बुक का डेमो पेज दिखा देता हूँ। एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ और बहुत ही बढ़िया ई बुक आपके लिए तैयार की गई है। पूरे 418 पेज की सभी सिलेबस को कवर करते हुए इमेज और कलरफुल के साथ ये ई बुक आपके लिए तैयार की गई है। तो अब देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए, मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को ले लीजिए। गाइस अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 8948666762, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आपको यहाँ पे UPI ID दिख रही है पूजा BCIT05@OKSBI, इसी पे आपको 39 रुपये पे करना है। यहाँ से आपको ये जो स्क्रीनशॉट है इस नंबर पे सेंड करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अदरवाइज डायरेक्ट आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आप इस पर गाइस व्हाट्सएप कीजिएगा, बोलेगा मुझे ई बुक चाहिए, आपको QR कोड दिया जाएगा, QR कोड से आप पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बेहतरीन तरीके से आपको ई बुक मिलेगी। आप गाइस इस नंबर पर एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा। और केवल व्हाट्सएप ही आपका लगेगा भाई, कॉल नहीं लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 119। मित्रता निभाना सबके बस की बात नहीं है। रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद। कहने का मतलब यह है कि मित्रता जो है इसकी संज्ञा कौन सी है, या फिर मित्रता संज्ञा की दृष्टि से कौन सा भेद है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यूष का विलोम है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यूष का विलोम इसमें कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का, प्रत्यूष का विलोम जो है कौन सा है, बताइए। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदोष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सब शिमला जा रहे हैं, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। हम सब शिमला जा रहे हैं, इसमें हम जो है कौन सा सर्वनाम है। 121 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। राइट हो जाएगा 4 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 122 नंबर सवाल है। कह क्या रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है, बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है। 122 नंबर सवाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोरथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोरथ जो है ये आकांक्षा का पर्यायवाची है। अगला सवाल है कि मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, इसमें कौन सा वाच्य है। मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, इसमें कौन सा वाच्य है। 123 नंबर सवाल। सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य, क्योंकि इसमें असमर्थता दर्शाई जाती है, ये आप जानते ही हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए वाक्य जो हैं इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। 124 नंबर सवाल। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्याम हंसता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। जबकि कहा जाए रामू खाना खा रहा है, इसमें सकर्मक है। चालक गाड़ी चलाता है, इसमें सकर्मक है। माँ स्वेटर बुनती हैं, इसमें भी सकर्मक है। जबकि श्याम हंसता है ये जो है आपका ये अकर्मक है। अकर्मक क्रिया वहाँ पे होती है जहाँ पे क्या का जवाब ना मिले। जैसे श्याम हंसता है, क्या हंसता है नहीं पता ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 125। प्रभाव डालना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा। प्रभाव डालना हेतु मुहावरा क्या होगा। 125 नंबर सवाल है। सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा 125 नंबर सवाल का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंग जमाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंग जमाना। विष उगलना मतलब गाइस कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलना या फिर बहुत ही अपमानजनक शब्द बोलना, ये हो जाएगा विष उगलना। शुद्ध बुद्ध खोना मतलब अगर कहा जाए शुद्ध बुद्ध खोना का मतलब है कि कुछ भी याद ना रहना, यानी अपना सब कुछ भूल जाना। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत ही आसान लगना। अमर जन्म से अंधा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अमर जन्म से अंधा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 126 नंबर सवाल है, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। जो मिले हैं सरकार से, देखिए अमर जन्म से अंधा है, राइट क्या हो जाएगा अपादान कारक। इसमें गाइस करण कारक नहीं होगा भाई, गलत मत करो, क्योंकि करण कारक कहाँ पे होगा, जहाँ पे के द्वारा यानी कोई साधन की बात की जाए वहाँ पे करण कारक होगा। जन्म से अंधा है मतलब भाई वो अपनी आँख से चला जा चुका है, आँख से वो दूर हो गया है, तो भाई जब दूर होने की अलगाव की दृष्टि तो वहाँ पे अपादान होगा ना। इतनी भी दिमाग नहीं लगा पाती हो, अरे मतलब पाती हो, मैं क्या बोली। 127 नंबर सवाल। सुधा बड़ी बुद्धिमती है,
रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए। सुधा बड़ी बुद्धिमती है, कहने का मतलब है बुद्धिमती किस तरीके से लिखा जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर 4 की तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज का हमारा टारगेट था कम समय में अधिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, इस वजह से आज मैं बहुत तेज़ी से कंप्लीट करवा रहा हूं। हमारा टारगेट है कम समय में अधिक प्रश्नों को मैं कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि आपका ये मॉडल पेपर चल रहा है, तो मॉडल पेपर में टाइम बर्बाद करना कोई भी अच्छा नहीं है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूँ। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का। समझिएगा, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। अपनी अपनी पुस्तक लाओ, अपनी अपनी पुस्तक लाओ। ठीक है, मेरा यही कहना था कि तुम घर में रहो। संदूक में कौन कौन वस्तुएं, कौन कौन सी होना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं हैं। मेरे घर के पास एक सब्जी की दुकान है, मेरे घर के पास सब्जी की एक दुकान है, ये होना चाहिए था। यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरा यही कहना था कि तुम घर में रहो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 129, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। समझिएगा, आपसे कह क्या रहा है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछ रहा है भाई, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी का काम शैतान का होता है। प्रशस्त आपका है, ठीक है। उचित और रंगीला ये भी गुणवाचक है। हजार जो है आपका गुणवाचक नहीं है, हजार जो है आपका संख्यावाचक है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका हजार। हजार जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, उपल और उपला का सही अर्थ बताइए। उपल और उपला का सही अर्थ बताइए। उपल का मतलब होता है पत्थर और उपला का मतलब होता है कंडी। जायज़ आप कंडी समझते होंगे। कंडी जो होता है ये गाय के गोबर से बनाया जाता है, कहीं कहीं उपला बोला जाता है। तो उपल का मतलब होता है पत्थर और उपला का मतलब होता है कंडी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है। 131 नंबर सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छाह। छाह जो ये आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीझ रीझ रहासी रहासी हंसी हंसी उठाएं, सांसें भरी कहत दई दई, इसमें कौन सा अलंकार है। रीझ रीझ रहासी रहासी हंसी हंसी उठाएं, सांसें भरी कहत दई दई, इसमें अलंकार कौन सा है। 132 नंबर सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर होगा, क्योंकि रे वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है। रे वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे लगातार हुई है। राइट होगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तत्सम शब्द है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम। 133 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो अकेला आपका तद्भव है, अखाड़ा आपका तद्भव है, आकाश आपका ये भी तद्भव है। अंधकार जो है आपका तत्सम है, क्योंकि अंधकार का जो तद्भव होता है ये अंधेरा होता है, तो अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा, और ये जो है अंधकार ये तत्सम शब्द है। अगला है कि स्यालक शब्द के तद्भव रूप का चयन कीजिए। स्यालक का तद्भव क्या होगा। स्यालक जो है ये अपने आप में एक तत्सम शब्द है, और इसका एक तद्भव क्या होगा। स्यालक का जो तद्भव होगा ये साला होगा। साला कौन होता है, पत्नी का भाई। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 4 ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गंधर्व का अनेकार्थी शब्द बताइए। 135 नंबर सवाल है, गंधर्व का अनेकार्थी। 135 नंबर सवाल राइट उत्तर हो जाएगा गंधर्व मतलब खग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा खग। अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। राइट उत्तर हो जाएगा तेवर का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा तेवर का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, पंक्ति में कौन सा रसा है। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, इसमें कौन सा रसा है। राइट उत्तर हो जाएगा 137 नंबर सवाल का श्रृंगारस। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगारस। अगला है कि एक विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। एक विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई ग्रुप के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंत्यवासी कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला है कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के सही विकल्प का चयन कीजिए। कहने का मतलब है कि सुहावना, लिखाई और छलिया में प्रत्यय कौन कौन से हैं। सुहावना में प्रत्यय कौन सा है। अवना प्रत्यय नहीं है, वना प्रत्यय नहीं है, आमना तो प्रत्यय है, ठीक है। लिखाई में आई प्रत्यय, ई प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सुहावना में आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है, और छलिया में ईया प्रत्यय है। तो राइट उत्तर हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके सामने, संकल्प में उपसर्ग बताइए। 140 नंबर सवाल। संकल्प में सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग है।
दुरात्मा में कौन सा समास है? 141 नंबर सवाल। राइट उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 142 से 146 तक के गद्यांश को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। मैं एक बार सरसरी नज़र में गद्यांश को पढ़ देता हूँ। दुनिया का सबसे खूबसूरत देवदार यानी पाइनास एक्सेलेसा हिमालय में ही पाया जाता है। इसके नीले हरे तनिक मुड़े हुए नुकीले तथा अपने विकासमान सौंदर्य के जलवे दिखाते पत्ते संपूर्ण हिमालयीन परिसर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। मध्यम आयु के वृक्ष का आकार पिरामिड की तरह होता है, लेकिन बाद में यह लंबोतरे छाता छरी सैनिक की तरह लगता है। मार्च अप्रैल में इस पेड़ में कोपलें आने लगती हैं। इन नए पत्तों की शिखाएं तेलिया तो दिखती हैं पर तनी और फुसफुसी होती हैं। नीलाभ द्वीप ज्योतियों की हजार लाखों तरसतियों अपने वदन पर सजाकर खड़े एक असंख्य या फिर यह असंख्य पेड़ समूचे परिवेश पर जैसे छा जाते हैं। तब आप ही पता चल जाता है कि इन्हें देवदार क्यों कहा जाता है। किसी मंदिर के सामने यथार्थ रूप से स्थापित दीप मलिका स्तंभ की तरह ये पेड़ वर्षों से डटकर खड़े हैं। दीप से द्वीप जलाए जाने की तरह पर्ण शिखा पर हर साल 10-12 नए कोपले आती हैं और ज्योति रूप धारण करती हैं। यह सिलसिला निरंतर जारी रहता है। किसी भी पेड़ की जिंदगी में इस गुणन अवधि का बड़ा महत्व होता है तथा ये उसकी समृद्धि का प्रतीक होता है। हवा पानी रोशनी की ज्यादतियों और अभावों के अनुरूप ये अपने आप को ढाल लेते हैं। बस आसमान की दूरी महज 2-3 फीट की शेष होने की खुशी से ये पेड़ जैसे सराबोर हो गए होते हैं। अब यहाँ पे गाइज जो आपके सवाल हैं वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जो इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल हैं वो मैं देख लेता हूँ। तो सवाल नंबर आपके सामने 142 जो गद्यांश से रिलेटेड है। पहला सवाल, देवदार के वृक्ष की पत्तियों की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? देखिए, देवदार के वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो मुड़ी होती हैं, नुकीली होती हैं, नीले हरे कलर की होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं। राइट उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन। देवदार वृक्षों के सौंदर्य की तुलना किससे की गई है? देवदार वृक्ष के सौंदर्य की तुलना जो है ये की गई है 143 का राइट होगा मंदिर के द्वीप स्तंभों से। 3rd ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल कि पर्ण शिखा से क्या तात्पर्य है? 144 नंबर है, पर्ण शिखा से क्या तात्पर्य है? राइट हो जाएगा पत्तों की नोक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तों की नोक। सवाल अगला क्या कह रहा है कि पर्ण शिखा से क्या तात्पर्य है? राइट होगा पत्तों की नोक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 145, गुण अवधि से क्या तात्पर्य है? गुण अवधि से क्या तात्पर्य है या फिर कहा जाए गुण अवधि से क्या अभिप्राय है? राइट उत्तर होगा 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपलों का आना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। देवदार की विशेषता क्या बताई गई है? मध्यम आकार का होना। नहीं भाई, मध्यम आकार का तो बताया नहीं कि वैसे भी मध्यम आकार होता नहीं, परिवेश के अनुरूप ढल जाना। 2nd ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने 147 नंबर, अज्ञेय जी को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 147 नंबर है कि अज्ञेय जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कीर्ति नहीं है? देखिए, कर्मभूमि, मानसरोवर और शतरंज के खिलाड़ी ये है। महिला आचर जो है ये फलीश्वर नाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 149 नंबर सवाल है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? 149 नंबर सवाल राइट हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया मात्र 30 मिनट में। बाकी आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। इसके बाद जो मॉडल पेपर चलेगा आपको मॉडल पेपर नंबर 9 है। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में चिंता ही मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।